अगर आप प्रॉफिटेबल है, ठीक है, आप पैसा कमा रहे हैं, मार्केट में अगर आपकी अच्छी पकड़ है, ठीक है, तो आप लिमिट लीजिए। अगर आप ब्रोकर के पास प्लेस कर रहे हैं तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगा। 1 लाख रुपए लूंगी तो 3,000 रुपए महीना मेरे को उसको देना पड़ेगा। मार्केट इज टू रिस्की। मिनिमम एक स्टार्टिंग अमाउंट क्या होना चाहिए ऑप्शन में? 10-15 हज़ार 20 हज़ार। जिसके पास 50,000 था विथ लिमिट 2 लाख रुपए का ट्रेड कर पा रहा था, अब वो 7 से 8 लाख यानी कि जस्ट 4 गुना रिस्क ले रहा है। ठीक है, तो क्या ये सही है? आज हम बात करने वाले हैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड धांसू टॉपिक के बारे में। लिटरली आप सुनकर शॉक्ड हो जाएंगे। काफ़ी सारे लोग करते भी होंगे, न्यू लोगों को नहीं पता होगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्लेजिंग पे। आखिरकार प्लेजिंग है क्या एंड क्या बेनिफिट्स है एंड क्यों करना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। सतीश सर हैं हमारे साथ जो इस वीडियो में डिटेल्ड में बात करने वाले हैं कि प्लेजिंग क्या होता है, एक क्लाइंट्स कैसे कर सकता है, क्या बेनिफिट्स है, क्या ड्रॉबैक्स है, ये सारी बातें हम करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आखिरकार प्लेजिंग एक मोटा मोटा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ कि आखिरकार प्लेजिंग आया कहाँ से एंड क्यों हम इसको करेंगे। आपने LTCC के बारे में सुना होगा। जब भी बजट होता है तो बेसिकली हमारा फोकस क्या होता है कि LTCC ये टैक्स बढ़ा ना दे। नॉर्मली इंट्राडे में जो ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं वो शायद हमको प्रॉफिट आ रहा होता है तो हम देखते नहीं हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की जब बात आती है तब वो काफ़ी बड़ा लगता है। लास्ट टू लास्ट बजट में शायद उसको 12.5% किया है ना, हाँ 12.5% है। तो वो 12.5% जो हमारी इनकम पे हमको देना पड़ रहा है, तो वो थोड़ा सा लगता है कि पहले ही तो हम इतनी मेहनत से पैसा बना रहे हैं मार्केट में एंड देन इसके बाद भी हम टैक्स पे कर दें। मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल व्यू है कि टैक्स कोई नहीं देना चाहता है। तो आखिरकार एक लिटरली एक बड़े लोगों का मैजिक है। वो मैजिक क्या है? कभी वो LTCC पे नहीं करते हैं। तो क्या उनका मैजिक है, उसके बारे में हमें सतीश सर बताएंगे। देखिए बेसिकली क्या होता है ना कि प्लेजिंग के अंदर बड़े लोग मैजिक करते कैसे हैं। जो टैक्स पे करता है वो कौन करता है? रिटेलर पे करता है। और जो बड़े ट्रेडर होते हैं, FII होते हैं, FPI होते हैं, ये क्या करते हैं कि अपने शेयर्स को प्लेज करते हैं। मतलब कि ये प्लेज वर्ड बहुत बार आ रहा है, मैंने स्टार्टिंग में कहा, तो इस मोटा मोटा डेफिनेशन पता चल जाएगा। तो प्लेज का मतलब सिंपल क्या होता है कि आप अपने शेयर्स को गिरवी रख रहे हैं, या जैसे मान के चलिए आपके पास गोल्ड है, आपने गोल्ड गिरवी रखा, मतलब गोल्ड लोन की है ना, गोल्ड आपने गिरवी रखा और आपको पैसा मिला। ऐसे ही अपने शेयर्स को आप बैंक के पास या फिर ब्रोकर के पास गिरवी रखकर आप उस फंड से अपने काम निकाल सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप अपना पर्सनल यूज के लिए भी उसको यूज कर सकते हैं। वो अलग अलग तरीके होते हैं। देखा जाए तो इसका डबल बेनिफिट हुआ, हाँ, कि रिटर्न्स भी हमको मिल रहा है। और अब बड़े लोग करते क्या है कि उसी फंड को रोटेट करते हैं। जैसे सपोज मान के चलिए किसी, अब हमको डिविडेंड कब मिलेगा? जब हम किसी कंपनी के लॉन्ग टर्म तक शेयर्स को होल्ड करेंगे। कैपिटल गेन टैक्स कब लगेगा? जब हम हमारी पोजीशंस को सेल आउट करके पोजीशन बुक करेंगे। अब होता क्या है कि सपोज मान के चलिए आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, ठीक है। अब आपको फंड की रिक्वायरमेंट है तो अब वही शेयर्स को क्या करेंगे? प्लेज कर देंगे। 70-80 लाख रुपए मिल जाएगा और उससे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। तो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने क्या कर दिया? लायबिलिटीज दिखा दी कि आपने बिजनेस किससे स्टार्ट किया है? लोन लेकर, एक्सपेंसेस वगैरह है ना, आपने लोन लिया है। तो जब अगर बिजनेस से प्रॉफिट भी आया थोड़ा बहुत, तो उस कंडीशन में आपके पास क्या हो गया? आपको EMI पे करना है, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, तो कहीं ना कहीं इसी फंड को वहीं रोटेट किया जाता है और इसी तरीके से बड़े लोग अपना पैसा बचाते हैं। बहुत ही बढ़िया है। तो क्या ये रिटेलर लोगों के भी काम का है? रिटेलर लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट उस तरीके से कर सकते हैं। बाकी रिटेलर के लिए हमारे पास क्या होगा? 1,50,000, करोड़, 2 करोड़, यही चीज होगी ना। तो इंट्राडे में कुछ इस चीज का बेनिफिट हमको मिल इंट्राडे में बेसिकली देखिए क्या होता है ना कि इंट्राडे में इसको कौन प्लेस कर सकता है? पहली चीज, आप किस में काम कर रहे हैं? इक्विटी में हो गया, FNO में हो गया, जिसमें भी आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको क्या फंड की रिक्वायरमेंट है? सपोज आपको FNO में ट्रेड करना है, तो ऑप्शन में कितना लगता है? मिनिमम एक स्टार्टिंग अमाउंट क्या होना चाहिए ऑप्शन में? 10-15 हज़ार 20 हज़ार 15,000 रुपए। अगर वो अमाउंट अगर आपके पास नहीं है तो आपको ट्रेडिंग करना ही नहीं है, छोड़ देना। क्या करना है अगर इतना भी पैसा आपके पास नहीं है? ठीक है, आपके पास अगर आप मान के चलिए 10 लाख रुपए की होल्डिंग है, आपको लगता है कि आपकी रिसर्च परफेक्ट है, आप जो भी ट्रेड या जो भी स्टॉक एनालिसिस करते हैं 80-90% आप उसमें एक्यूरेट होते हैं, विनर बनते हैं, और आपको फंड की रिक्वायरमेंट है, आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे और 10 लाख और यहाँ से लगाना चाहिए, तो आप उस जो 10 लाख रुपए आपके पास होल्डिंग है उसको आप प्लेज कर सकते हैं और प्लेजिंग में आपको क्या बोलते हैं 7-8 लाख रुपए मिल जाएगा, आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आपकी जो होल्डिंग है वहां पर भी रिटर्न मिलेगा, डिविडेंड भी मिलेगा, और जो प्लेज करके पैसा 7-8 लाख रुपए यूज करेंगे उसका भी आप बेनिफिट उठा लेंगे। तो ये तो मतलब लोन हमको गिरवी रख के मिल रहा है तो कोई इंटरेस्ट भी देना पड़ता होगा? हाँ, इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। जैसे अगर आप इंट्राडे के लिए मार्जिन यूज करते हैं, मार्जिन का यूज किस में होगा? इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया।
ठीक है। फ्यूचर ऑप्शन में आप ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पर कोई भी आपको चार्जेस नहीं देना है। जनरली जो भी ब्रोकर के चार्जेस होते हैं, ब्रोकरेज होती है, वही आपको पे करना है। बाकी अगर आप इसको होल्ड करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग में यूज करते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन पे आपको फिर इसमें चार्जेस देने पड़ेंगे। तो जैसे आपने बताया कि हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम शेयर्स बैंक के पास रख सकते हैं या तो हम शेयर्स को ब्रोकर के पास रख सकते ठीक हैं। है। अब अगर फॉर एग्जांपल अगर बैंक के पास रखा एंड उससे फंड आया, अगर वो फंड को मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती हूँ तो क्या लगता है कि ब्रोकर के पास रखना और रख के फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना वो मुझको ज्यादा रिटर्न दे सकता है? नहीं, अगर आप ब्रोकर के पास पैसा रख रहे हैं ना तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगा पाएंगे। 18% तो ईयर का वैसे ही लग जाएगा और म्यूचुअल वो ठीक है, बट अगर आप ब्रोकर के पास प्लेस कर रहे हैं तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगा पाएंगे, आपको बैंक के पास गिरवी रखना पड़ेगा। तो क्या ड्रॉबैक क्या है, म्यूचुअल फंड्स में क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि पहली चीज तो ब्रोकर आपको परमिशन नहीं देगा, क्योंकि आप गिरवी किसके पास रख रहे हैं? ब्रोकर के पास। अब ब्रोकर का बेनिफिट क्या होगा? आप या तो ट्रेडिंग करें, ब्रोकरेज जनरेट होगी तो ही फायदा है। अब अगर वहां से पैसा लेकर आप कहीं बिजनेस में, म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में लगाएंगे तो कोई फायदा है क्या? ठीक है, नहीं है, तो ब्रोकर देगा ही नहीं वहां पर। अगर बैंक में रख रहे हैं तो उसको इंटरेस्ट देना होगा बैंक को? बिल्कुल देना पड़ेगा। कितना इंटरेस्ट होता है साल का? उसका यही 17-18% के आसपास ईयरली तो लगता है। अगर हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं बैंक से फॉर एग्जांपल पैसा लेकर, तो म्यूचुअल फंड्स कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं? अगर मैं बात करूं कोविड के बाद की तो कुछ साल में तो 40-50 भी दिया है, लेकिन हम एवरेज 12-15 तो 12-15%। फिर तो लॉस में है। 18% बैंक को देना है, 15% रिटर्न आ रहा है। कोई मतलब, कोई सेंस नहीं है। देखिए, तो इसका यूज अच्छे तरीके से कौन कर सकता है पता है? मैंने वही बोला ना कि अगर आपके पास किसी स्टॉक के पास, अगर स्टॉक में अच्छी पकड़ है आपकी, आप परफेक्टली आप एनालिसिस कर पाते हैं कि ये बॉटम, ये टॉप है, मतलब इसमें मैं ट्रेड कर पा रहा हूँ और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि यार मैं अच्छा रिटर्न्स बना सकता हूँ, बट फंड कम है मेरे पास, मतलब सेफ जगह पर आप पैसा लगा रहे हैं, तो आप प्लेजिंग करके यूज कर सकते हैं। हमारे पास एक और ऑप्शन है ना कि हम रियल एस्टेट में चले जाएं। बिल्कुल लगा सकते हैं वो पैसा आप। अगर आपने बैंक के पास गिरवी रखा है, देखिए पहली चीज़ मैं बताता हूँ कि बैंक के पास गिरवी रखने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। आप जॉब करते हैं तो आपके पास ऑब्वियसली इनकम प्रूफ होगा, तो आपको बैंक नॉर्मली आपको लोन दे देगी, ठीक है। आप बिजनेस करते हैं तो आप बिजनेस के बिहाफ पर लोन ले सकते हैं। अगर कुछ भी आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है, ऑब्वियसली बैंक पैसा कैसे देती है? जब कुछ इनकम प्रूफ आपके पास हो। अब इनकम प्रूफ नहीं है तो आप अपने शेयर्स को गिरवी रखकर आप इनकम क्या बोलते हैं, लोन ले सकते हैं। तो वही पैसा अगर आपको रियल एस्टेट में लगाना है तो आप लगा सकते हैं, नो डाउट, बट इसमें कंडीशन है। सपोज मान के चलिए रियल एस्टेट का मार्केट ठंडा पड़ गया, क्योंकि मेन चीज रियल एस्टेट में लिक्विडिटी, ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि क्या एक्चुअल में उस प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी है, क्या वहां पर उस टाइम पर बायर मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस बीच में मार्केट में अगर कोई सेलिंग पोजीशन बन गई या कोई क्या बोलते हैं आपकी स्टॉक के वैल्यूज काफी गिर गए, तो उस कंडीशन में ब्रोकर आपकी पोजीशन सिक्योर अप कर देगा। तो ये एक ड्रॉबैक भी है, सब चीजों को देखना बहुत जरूरी है। ओके, एंड जैसे गोल्ड लोन में मुझे जहां तक मालूम है, गोल्ड लोन में कैसा होता है कि आपको सिर्फ इंटरेस्ट पे करना होता है, देन पूरा फंड आता है तो आप उसको देकर रिलीज करवा सकते हैं। तो क्या बैंक में जो शेयर्स हम गिरवी रखते हैं उसका जो EMI जाता है वो भी सिर्फ इंटरेस्ट ही जाता है और फिर पैसा आएगा? नहीं, तो अगर बैंक से ले रहे हैं तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल आपको दोनों पे करना पड़ेगा। ओके। बट ब्रोकर के थ्रू अगर आप ले रहे हैं तो आप जो चार्जेस लगते हैं, जो इंटरेस्ट लगता है, वो आप पे कर सकते हैं। तो मुझे जो अभी पर्सनली अभी तक समझ में आया, सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा कि फॉर एग्जांपल जैसे आप फ्यूचर में ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर में आपने कोई पोजीशंस लिया, 2 पोजीशन है, आपके पास मार्जिन फॉल आ रहा है, ठीक है, 123-128% के आसपास ब्रोकर काट देता है, तो वो मार्जिन अमाउंट वहां पे हम यूज करके अपनी पोजीशन को बचा सकते हैं। बिल्कुल बचा एक वो तरीका हुआ, क्योंकि वहां पे कितना जाएगा, 50 वहां रुपए पर जाएगा। आप क्या यूज कर सकते हैं? देखिए, सपोज आपने कोई पोजीशन लिया है और वो पोजीशन नेगेटिव चली गई है, आपको लगता है कि हाँ यही बाजार का बॉटम है, यहाँ से आ सकता है, बट एट ए टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पर आपके पास पैसा नहीं है, तो उस टाइम पर आप अपने शेयर्स प्लेस कर सकते हैं। क्या होता है, बहुत सीधा सा प्रोसेस है, आप अपनी डीमेट की होल्डिंग में तुरंत हो जाता है, तुरंत हो जाता है। आप डीमेट में जाइए, अपने वहाँ पर होल्डिंग में प्लेज का ऑप्शन आएगा, NSDL, CDSL, जहाँ पर भी आपके शेयर रखे हैं वहाँ से OTP के प्रोसेस आप कंप्लीट करेंगे और आपका शेयर प्लेस हो जाएगा, तुरंत मार्जिन मिल जाएगा। बट अगर ऐसा ही अगर इंट्राडे, जैसे इंट्राडे में भी मार्जिन मिल जाता है, अब सपोज मेरे पास 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, मेरा पोर्टफोलियो 10 लाख रुपीज का है, विथ मार्जिन मुझे कितना मिल गया, 7-8 लाख रुपया मिल गया। अब जो व्यक्ति जिसके पास 50,000 था, विथ लिमिट 2 लाख रुपए का ट्रेड कर पा रहा था, अब वो 7 से 8 लाख यानी कि जस्ट 4 गुना रिस्क ले रहा है, ठीक है। तो क्या ये सही है? किया जा सकता है, फिर वही बात आएगी कि आपको मार्केट की समझ होनी जरूरी है।
फिर तो ऐसे तो लॉस भी बड़ा होगा, प्रॉफिट बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए क्या होगा, अगर मार्केट अगेंस्ट गया तो आपने जो पोजीशन लिया है वहां पर भी लॉस होगा। पहले आप 50,000 के हिसाब से टैक्स पे कर रहे थे, अब आपको 7-8 लाख के हिसाब से देना पड़ेगा, STT देना पड़ेगा, जितने भी चार्जेस लगते हैं, ब्रोकरेज, सारी चीजें आपको 8 लाख के हिसाब से देना है। और अगर जिस बिहाफ पर आपने प्लेजिंग करके पैसा लिया था, अगर वो पोजीशन भी चली गई तो ब्रोकर वो पोजीशन भी कट कर देगा आपको। तो आप चारों तरफ से जा सकते हैं। तो ओवरऑल बस मैंने इतना समझा कि प्लेजिंग एक लाइक जैसे होता है ना, पूर्वजों पहले के टाइम से चला आ रहा है कि गोल्ड सिर्फ खरीदना हमारी परंपरा है, जरूरत किस टाइम पे हम उसको बेच सकते हैं, हम रख सकते हैं, इसी पर्पज से हम गोल्ड खरीदते हैं। हाँ। सेम सिमिलर प्लेजिंग भी वैसा ही है, जरूरत के समय आप उसको यूज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा यूज करने जाएंगे तो हार्मफुल है। देखिए सीधी सिंपल सी बात है कि हमेशा अगर मार्केट में ट्रेडिंग करना है तो आपके पास जो पैसा बचता है वो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये सीधी सी बात है, मतलब घुमाया जा रहा है कि आप इनडायरेक्टली कि आप प्लेजिंग करिए लोन लो और ट्रेड करो, लोन उससे हमको कमा कर दो, है ना। तो कोई भी ब्रोकर, अगर समझिए कि अगर आप खुद सोचिए कि अगर आपके ब्रोकर अगर आपको ऑफर कर रहा है तो क्या फायदा है, कि आप ज्यादा कमाओगे तो उनको फायदा है क्या? नहीं ना। जितने ज्यादा बड़े ट्रांजैक्शन लोगों होंगे, का गेम है, बड़े लोगों का गेम है, बड़े लोगों के साथ आप कर सकते हैं। ओके ओके ओके, तो बहुत ही बढ़िया है। वैसे प्लेजिंग बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्लाइंट्स पूछते हैं प्लेज आता है, क्या होता है ना कि हमारे पास मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स वैसे होंगे जो जॉब प्रोफाइल पे हैं, जो पैसा थोड़ा सा बचता है वही मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, 3-4 महीने लेकर आते हैं, जीरो करते हैं, फिर आता है फिर। अब उनके लिए ये तो एक जादू की छड़ी हुई। कैसे? क्योंकि पैसा है नहीं। अगर आप मुझे बताओ ना, किसी फ्रेंड से पैसा उधार ले रहे हैं तो मार्केट में कितना 3% महीने का इंटरेस्ट होता है, यही होता है ना, 1.5 से 3%। हाँ, वही होगा। तो साल का कितना हो गया, मतलब अगर मैं 1 लाख रुपए लूंगी तो 3,000 रुपए महीना मेरे को उसको देना पड़ेगा। मार्केट इज टू रिस्की। अब यहाँ पे हमारे पास पोर्टफोलियो है तो वो खुद ऑफर कर रही है। आप किसी शेयर्स के बारे में सोच रहे हैं कि ये 2,000 का शेयर है, 500 पर मिलेगा तो मैं खरीद लूंगा, और जब वो 500 रुपए पर आया और आपके पास पैसा नहीं है, अब क्या करेंगे आप? अपने शेयर्स हैं तो उनको प्लेज करिए, इमरजेंसी फंड के तरीके से यूज करिए और आप एंट्री बना लीजिए, बट शॉर्ट टाइम के लिए। क्योंकि आप डेली अगर देखेंगे ना, अगर सपोज आप 1 लाख रुपए की आपने बात किया तो 1 लाख पे आपको डेली 40-50 रुपए आपको क्या चला जाएगा? एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चला जाएगा। हाँ। 40-50 रुपए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। 10 दिन रख लिया तो 500 रुपए ये हो गया। तो अब हम तो सोच रहे थे कि फंड मिल जा रहा है तो स्विंग में भी कर दिया जाए। 1 लाख रुपए पर मिनिमम रिटर्न कितना एक्सपेक्ट करते हैं स्विंग में? स्विंग में वही 2-3 हजार रुपए। 3,000 रुपए। अब मान के चलिए 10 दिन उसको होल्ड कर दिया, 20 दिन होल्ड कर दिया, चला जाए, फिर क्या करेंगे? तो नुकसान का। हम तो सोचे थे कि बढ़िया पैसा नहीं, मिल रहा है, मतलब वो इमरजेंसी, एज ए इमरजेंसी फंड आप यूज करिए और अपना काम आप निकाल सकते हैं। बट अगर आप उससे सोचे कि मैं पैसा बनाऊं या कुछ चीजें करूं तो वो पॉसिबल नहीं है। तो मार्जिन भी तो लाइक वैसे ही घुमाने वाला है। जैसे 50,000 रुपए का फंड है तो ब्रोकरेज कितने पे लगेगा? जितना भी मार्जिन है 50,000 रुपए पे लगेगा। अगर मैं 50,000 का ही माल खरीद रही हूँ तो 50,000। अब ब्रोकर मुझको ऑफर कर रहा है कि मैं 5 टाइम का लिमिट देता हूँ, तो तुम ट्रांजेक्शंस कितना कर रहे हो? 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए का। तो फिर तो टैक्स तो कितने पे ले रहा है? 2.5 लाख रुपए पे ले रहा है, क्योंकि मतलब ट्रांजेक्शन ही 2.5 लाख का हुआ ना, तो ओवरऑल ब्रोकर ही कमा रहा है। बिल्कुल कमा रहा है। देखिए सीधी सी बात है, अगर आपको 2.5 लाख का ट्रेड करना है, आज आप 50 से करिए, सीखिए मार्केट में, टाइम दीजिए। और मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर मार्केट में अगर आपको सक्सेस मिलता है, अगर आपको विनिंग रेशो बढ़ रहा है ना, तो आराम से फिर 2-4 लाख रुपए तो आराम से कोई भी अरेंजमेंट कर सकता है, धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट को ग्रो कर सकता है। बट नहीं है तो जबरदस्ती क्यों सोचना है कि 2.5 होगा तो इतना कमा लेंगे, 5 लाख अगर होता तो इतना कमा लेंगे, 1 करोड़ होता तो इतना कमा लेंगे। जितना है उतने से देखिए, उसी पे काम करिए ना। बेहतरीन है। ऑलमोस्ट आपने सारी चीजें प्लेसिंग पे बताई है सर। ऐसा कुछ जो हमसे छूट रहा हो सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट अभी हम डेली लाइव आने के बारे में सोच रहे हैं, जिसमें हम न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि डेली मार्केट में क्या अपडेट चल रहे हैं, क्या FII का डेटा है, कहाँ पर क्या बोलते हैं खरीदारी हो रही है, बिकवाली हो रही है, कौन से सेक्टर में बूम आने वाला है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे लाइव आकर। पहले हम इसको इंडिविजुअली बनाने वाले थे, फिर हमने सोचा कि एज अ लाइक मैं क्लाइंट के बिहाफ, यानी आपके बिहाफ पे मैं सर से पूछूंगी तो शायद कुछ इंटरेक्टिव रहेगा, आपके डाउट्स क्लियर होंगे। और इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट हैं तो बिल्कुल कमेंट में पूछिए, तो बिल्कुल बताया जाएगा। ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये पूरा कंक्लूजन, अगर एक रिटेलर हम है तो उनके लिए क्या मैसेज जाता है, करना चाहिए या नहीं? अगर आप प्रॉफिटेबल है, ठीक है, आप पैसा कमा रहे हैं मार्केट में, अगर आपकी अच्छी पकड़ है, ठीक है, तो आप लिमिट लीजिए, कोई बुरा नहीं है। ठीक है। आप प्लेजिंग करिए, कोई बुरा नहीं है, क्योंकि पैसा
ज्यादा फंड होगा तो मिलेगा, पैसे से पैसा बट बनेगा। अगर आपकी मार्केट में पकड़ नहीं है, आप प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, तो इन सब चीजों से क्या हो जाइए, दूर हो जाइए। एक कहावत है, रेस के घोड़े के चने कभी महंगे नहीं होते, ओके, है ना। मतलब जो रेस में घोड़ा जो दौड़ता है भागेगा है ना, सिर्फ उसी के लिए सही है। तो उसके जो चने आते हैं ना, वो मालिक को कभी महंगे नहीं लगते। लेकिन वो दौड़ ही नहीं पाएगा तो नुकसान दौड़ ही कैसे नहीं हो जाएगा? पाएगा तो वो भी नुकसान है, और चने अलग चने महंगे भी लगते महंगा है। हैं। तो वही सारी चीजें हैं कि अगर आप अच्छे प्रॉफिटेबल हैं तो आपके पास हजारों ऑप्शन है, और नहीं है तो जितनी भी चीजें बताई जा रही है कहीं ना कहीं आपके साथ एक ट्रैप हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत ही ग्रेट है सर, बढ़िया, बहुत ही शानदार नॉलेज सर ने दिया है। मुझे जितना इस पर क्लाइंट्स मुझे जो लगा, प्लेस एक सिंपल एक इमरजेंसी फंड है। अगर आपको इमरजेंसी लगता है, बहुत इमरजेंसी लगता है, पोजीशन फंसा है, तो यूज करिए। अदरवाइज अगर आप रिटेलर हैं तो कोई मतलब नहीं है यूज करने से। एक और हमको डिस्कशन करना है नेक्स्ट, हाँ। फंडामेंटल की बहुत डिमांड आ रही है, फंडामेंटल पे है ना? हम बिल्कुल डिस्कस बाकी करेंगे फंडामेंटल के अलावा भी आपको क्या चाहिए, अब हम सोच Comment रहे box में हैं जरूर कि बताइए। हफ्ते में डेली 2 से 3 ऐसे वीडियो, डिस्कशन वाले वीडियो, ताकि आप दो लोगों से को तीन समझ क्यों में सर, हम डेली बेसिस पे भी, अगर क्लाइंट्स के कमेंट्स आएंगे तो हम डेली बेसिस डेली पे भी भी दे ऐसा सकते हैं, डिस्कशंस कर सकते डेली भी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। और अभी मैं राइटिंग्स के ऊपर भी बहुत सारी बैक टेस्ट कर रहा राइटिंग हूँ, के ऊपर, है ना, तो वो बहुत भी जल्दी डिमांड है देंगे। राइटिंग के ऊपर भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि साल का 30% पे देखिए क्या है 30% ना, बहुत हो गया। राइटिंग के ऊपर तो थ्योरिटिकल तो मैं बहुत कुछ दे बहुत दूँ, सही। बट मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था, उसमें भी बोला था कि प्रैक्टिकली जितना अगर मैं देखूंगा यूज करके, तो उतना ही कॉन्फिडेंटली बोल पाऊंगा, समझ में भी आएगा सामने वाले को, मजा भी आएगा। मजा भी जैसे हम क्या करते हैं, हम क्या बोलते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, कुछ भी पूछ लीजिए सब बता देंगे। हेजिंग करते हैं, बिल्कुल पूछ लीजिए, ठीक है। आप इंट्राडे पोजीशन ऐसे सब तो चीजें, राइटिंग की ढेरों वीडियो मिल जाएगी सर यूट्यूब पे, लेकिन बस वही है ना, वो तो थ्योरी ही है सर। देखिए मेन घुमाना नहीं है, सीधी सी बात है, जो Practically आना है, actual एक्चुअल में। है। मतलब आज से 20 साल बाद भी हमारे रिलेशन ऐसे ही बने रहें, तो उस पर काम करना है। चलिए, ग्रेट सर, बहुत अच्छा रहा। फिर मिला जाएगा नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट्स के टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन।